हम लोगों ने इसके पहले देखा था वेवेल योजना, और वेवेल योजना में हम लोगों ने ये देखा था कि वेवेल चाह रहा था कि भारत में एक अस्थायी सरकार का गठन हो और सरकार का फॉर्मेट इस अनुरूप हो जहाँ पर कोई विवाद होने का कोई जगह ना हो, कोई गुंजाइश नहीं हो। चलिए इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आते हैं शिमला सम्मेलन की ओर। लेकिन शिमला सम्मेलन को समझने से पहले एक बार फिर आपको 1942 के कालखंड में आना होगा। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी के भाषण के बाद शुरुआत होती है, जिसमें गांधी ने ये कहा था, आवाम की आम जनता से ये आगाह करते हुए कहा था कि या तो आज़ादी को प्राप्त करो या तो मृत्यु को स्वीकार करो, और अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत का ये जो स्टेटमेंट था एल्गिन द्वितीय का कि भारत को तलवार के बलबूते जीते हैं और उसी के बलबूते भारत की रक्षा भी की जाएगी, यकीनन यकीन मानो बॉस, भारत वो भारत नहीं रहा था। भारत आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था, या यूं कहे कि आज़ादी के लिए बेताब एक ऐसा राष्ट्र था जिसको रोक पाना ब्रिटिश हुकूमत के बलबूते के बाहर की बात थी। उन दिनों हिंदुस्तान का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, और लॉर्ड लिनलिथगो को हटा करके उनके जगह पर वेवेल को लाया गया। एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत का इंस्ट्रक्शन साफ है कि जितनी जल्दी हो सके इस सरदर्द को हटाओ, मतलब भारत को और अधिक आगे समय तक गुलाम बनाए रखने, हुकूमत करने की परिपाटी को छोड़ो, जितनी जल्द हो सके भारतीयों के हाथों में सत्ता प्रदान करके निकलो। तब वेवेल ने अपना एक प्रोजेक्ट दिया, अपनी एक योजना दी, जो योजना वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये वेवेल योजना ब्रिटेन में भी दिखाया गया, अपने तमाम आकाओं को बतलाया गया कि भारतीयों के हाथों में सत्ता देने की बात सोच रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चाह रहा हूँ जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की संख्या बराबर हो, अस्थायी सरकार का गठन होगा, वाइसराय और सेनापति के पद को छोड़कर तमाम पदों पर भारतीयों की भागीदारी होगी। यही वेवेल योजना का सार था। और उसी योजना को लेकर के भारत की सरजमी पर भारतीयों के लिए कि आप क्या वेवेल योजना से सहमत हैं, तो आइए मिल बैठ करके हम लोग बात करते हैं। इसी का सम्मेलन शिमला में चला, 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला जा रहा, और इसमें 22 प्रतिनिधि भाग लिए। टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो टोटल 22 प्रतिनिधि भाग लिए, और इन तमाम प्रतिनिधियों में दिग्गज नेता हुआ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, इस्माइल खां, तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल तारा सिंह, तुम्हारा अबुल कलाम आज़ाद। ये सब वो कैरेक्टर है जो कैरेक्टर शिमला सम्मेलन को मूव करते हैं। और ये लोग पहले कहाँ थे? अहमदनगर दुर्ग में कांग्रेस के तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्य कैद थे। उन लोगों को रिहा किया गया और कहा गया कि यारा, हमने जो प्रोजेक्ट दिया है, वेवेल ने जो योजना दी है, उस योजना पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है। तो बात करीब करीब बन गई। कहा गया कि एक काउंसिल होगा जो भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेगा। बात को समझिएगा, एकदम आसान शब्दों में बतला रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होंगे। उसका चुनाव आवाम की आम जनता करेगी। जैसे हिंदू कैंडिडेट है, जनरल सीट है, जनरल सीट में जनरल से भरा जाएगा। अब रिजर्व फॉर हिंदू है, रिजर्व फॉर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उम्मीदवार, जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार है मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेगा। मान लिया जाए, मानिए कांग्रेस है, रिजर्व सीट है मुसलमान के लिए, तो कांग्रेस भी मुसलमान उतारेगी ना, मुस्लिम लीग भी मुसलमान उतारेगी। और यहाँ तक कि हिंदू महाजन सभा जो हिंदुओं के लिए कहती थी मैं ताल ठोक करके मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन हूँ, वो भी मुसलमान ही उतारेगा ना। मतलब मुस्लिम सीट मुसलमान से भरा जाएगा, सिख सीट सिख से भरा जाएगा, ईसाई सीट ईसाई से भरा जाएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे बतला रहा हूं। और वो जो संगठन बनेगा वो भारत के लिए भारत के संविधान का निर्माण करेगा। बतलाइए, एकदम टोटली धर्मनिरपेक्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? फुली धर्मनिरपेक्ष होगा बॉस, पूरी 100%।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ अड़ता है और अड़ते हुए वो कहता है कि जितने मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उसको हम चुनेंगे। उदाहरण के रूप में समझिए, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद का लोकसभा क्षेत्र जो है मान लिया जाए कि रिजर्व कर दिया गया मुसलमान के लिए, तो बतलाइए यहाँ कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महाजन सभा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अनदर जितनी भी पार्टियां हो, सब उम्मीदवार तो मुसलमान ही उतारेगी ना। लेकिन अगर कोई यह कहता हो कि जितना मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसको मैं चुनूंगा, तो फिर चुनाव की बात कहाँ से आ गई? तो फिर मनोनीत करने की बात आ गई। यही वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच डिबेट हो गया, वहाँ पर बहस हो गई। और सच कहें तो पहली बार कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिलेरी का प्रदर्शन किया वो वाकई काबिल तारीफ था। काश यही काम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया होता तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बात नहीं हुई होती। वहां पर मान लिया गया था इसी कांग्रेस की का गुनाह है बॉस, कुछ गलती तो आज़ादी के पहले किया और कुछ गलती तो आज़ादी के बाद किया और कुछ गलती तो अभी हो रहा है। बहुत खूबसूरत पार्टी जो अपने वजूद और अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ गलती गौर से भी होता है। हमको जहाँ होना चाहिए वहाँ हम नहीं हैं और अगले को जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं, उस दरबान के लायक है। बात इशारों में है समझना, जिसने कांग्रेस पार्टी को सत्यानाश कर दिया, आलू से सोना बना के रख दिया। अंतिम कड़ी यही आया और अंततः मुस्लिम लीग के द्वारा यह कहा जाना कि मैं मुस्लिम उम्मीदवार को स्वयं चुनूंगा, ये वार्ता विफल होती है, वार्ता असफल होती है। और कुल मिलाकर के शिमला सम्मेलन का लबोलुभाव यही है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वेवेल योजना है। वेवेल योजना पर डिबेट की बात थी और उसी डिबेट के संदर्भ की बात थी कि आप लोग क्या चाहते हो। अंतिम कड़ी आया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में टकराया और टकराने का परिणाम हुआ कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। और इसी का परिणाम था कि आगे ब्रिटिश हुकूमत ने कैबिनेट मिशन योजना को भेजने की घोषणा की। चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।